हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचपी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में हम ओजोन लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओजोन लेयर के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो कि हमारी अर्थ को हार्मफुल सोलर रेडिएशन से, जो सन की हार्मफुल रेज हैं, उससे प्रोटेक्ट करती है। तो इतना ही आप सभी ने सुना होगा, इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो आज की इस क्लास में ओजोन लेयर के बारे में हम थोड़ा डीप स्टडी करेंगे कि ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारी अर्थ पे किस एल्टीट्यूड यानी कि किस हाइट से किस हाइट तक ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है। सबसे ज्यादा जरूरी आज की क्लास में ये होगा कि ओजोन लेयर का क्रिएशन कैसे होता है और जो ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन यानी कि इंटीग्रेशन जो ओजोन लेयर का, यानी कि जो ओजोन लेयर खत्म होती है वो कैसे होती है। तो कैसे डिप्लीशन होता है, नेचुरली होती है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी कि ह्यूमंस के द्वारा होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। तो इसी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओजोन लेयर के बेसिक्स हम जान लेंगे। ओजोन लेयर दरअसल ऑक्सीजन एटम के जो मोनो एटम होते हैं, 3 ऑक्सीजन के आइसोटोप से मिलकर बनी होती है। अब ये आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप वो एटम होता है जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम, बट उनका एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं एंड एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स जो एटम्स के होते हैं उनसे मिलके एक O3 मॉलिक्यूल बनता है। ये O3 लिखा हुआ है। O3 मॉलिक्यूल जो बनता है वो क्या कहलाता है? ओजोन लेयर कहलाती है। ओजोन लेयर का एक मॉलिक्यूल कहलाता है। ये फेंटली ब्लू इरिटेटिंग गैस होती है। इरिटेटिंग में गैस मतलब जहरीली गैस होती है। और इसकी जो ओडोर होती है, ओडोर मतलब इसकी स्मेल जो होती है वो पंजेंट होती है, मतलब बहुत ही तेज स्मेल होती है। कभी आपने एसिड को स्मेल किया होगा या फिर मिर्च तो आप सभी के घर पे होगी, पिसी वाली जो लाल मिर्च होती है उसको आपने स्मेल किया होगा, बहुत ही ज्यादा तेज स्मेल होती है। उसी टाइप की ओजोन लेयर में से भी पंजेंट ओडोर आती रहती है। अब ओजोन लेयर के एल्टीट्यूड की बात करें, ओजोन लेयर बेसिकली देखिए 15 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर पाई जाती है। लेकिन जिसमें से जो बल्क ऑफ इट्स कंसंट्रेशन है, मतलब सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है, वो 15 से 50 किलोमीटर तक हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अब देखिए इसमें से भी 15 से 50 किलोमीटर में से भी 15 से जो 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन पाया जाता है ओजोन लेयर का। अब देखिए स्ट्रेटोस्फेयर यहां पर क्यों लिखा है। देखिए अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को जब भी स्टडी करेंगे तो कई लेयर्स आप पढ़ते होंगे। ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मीजोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर हो गया, एक्सोस्फेयर हो गया। इसके अंदर आप ओजोन लेयर को कहां पढ़ेंगे? आप ओजोन लेयर को जब आप स्ट्रेटोस्फेयर को स्टडी करेंगे उसके अंदर आप ओजोन लेयर को पढ़ेंगे। तो ओजोन लेयर क्या है? सब लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर की, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम ओजोन लेयर को एज अ स्पेसिफिक लेयर ओजोनोस्फेयर के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? तो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे बायोस्फेरिक इकोसिस्टम में, बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑल द अल्ट्रावायलेट रेज, इट एब्जॉर्ब ऑल द यूवी रेज ऑफ सोलर रेडिएशन एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट। मतलब जो सोलर रेडिएशन है, आप देख रहे होंगे सोलर रेडिएशन 3 टाइप की होती हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेज और रेडिएशन होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एक यूवीए होती है, अगर आपको ठीक से दिख रहा हो, एक यूवीए रेडिएशन होती है जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है और ये सीधी की सीधी हमारी अर्थ सरफेस पर आ जाती है। अब अल्ट्रावायलेट बी जो रेडिएशन होती है वो थोड़ी हार्मफुल होती है। तो जो उसका हार्मफुल वाला पार्ट है वो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है और जो हार्मफुल नहीं होता है वो अर्थ सरफेस पर भेज देती है। थर्डली यूवीसी रेडिएशन सबसे ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन रहती है। तो ये अर्थ सरफेस पर बिल्कुल भी नहीं आ सकती है क्योंकि ओजोन लेयर इसे एब्जॉर्ब कर लेती है।
तो ये ओजोन लेयर का थोड़ा हमने बेसिक देखा। अब आगे हम ओजोन लेयर के बारे में और डिस्कस करेंगे। अब फर्स्टली हम देखेंगे ओजोन लेयर का क्रिएशन। ओजोन लेयर कैसे क्रिएट होती है। देखो, ओजोन लेयर नेचुरली क्रिएट होती है। ओजोन लेयर को कोई भी मतलब आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकता है। ओजोन लेयर एज अ नेचुरली क्रिएट होती है। तो ओजोन लेयर सबसे पहले हम देखेंगे, ओजोन लेयर इज अ अनस्टेबल गैस, मतलब ओजोन लेयर क्रिएट भी होती है एज वेल एज डिस्ट्रॉय भी होती है। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव गैस मानी जाती है। जिस लेयर में मैंने बताया था 15 to 35 किलोमीटर का जो इसका बल्क ऑफ कंसंट्रेशन रहता है, इसमें ये क्रिएट भी होती रहती है और डिस्ट्रॉय भी होती रहती है। ये नेचुरल प्रोसेस है। देखिए, जब तक नेचुरली हमारे अर्थ पर कोई भी चीज होती है तो उसका इफेक्ट अर्थ पर नेगेटिवली नहीं जाता है। मतलब जो नेचुरली हो रही है तो उसका क्या नुकसान होगा अर्थ के लिए। तो जितनी डिस्ट्रॉय होती है ओजोन लेयर, उतनी ही क्रिएट हो जाती है। मतलब एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन क्या होता है, जो ह्यूमंस का इंटरफेरेंस है, ये क्या हो रहा है कि ह्यूमन क्रिएट तो कर नहीं रहे हैं, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो नेचुरली तो उसका एक फिक्स्ड अमाउंट है कि नेचुरली इतनी ओजोन लेयर क्रिएट होगी, लेकिन डिस्ट्रॉय हम ज्यादा करते जा रहे हैं, जिसके कारण ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, मतलब डिप्लीशन होता जा रहा है। तो वो एंथ्रोपोजेनिक जो इफेक्ट है वो आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। तो सबसे पहले क्रिएशन ऑफ ओजोन लेयर पर आ जाते हैं। तो इट इज अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस नेचुरल प्रोसेस। ये अभी हाल मैंने बताया कि ये नेचुरली क्रिएट और डिस्ट्रॉय होती है। क्रिएशन बेसिकली नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोक अप और सेपरेटेड इन एटमॉस्फेयर बिटवीन 80 to 100 किलोमीटर। अब देखिए, एक वर्टिकल सर्कुलेशन होता है। वर्टिकल सर्कुलेशन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है वर्टिकली हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या होता है, सारी की सारी गैसेस को ऊपर ले जाता है, ठीक है। सारी की सारी मतलब बेसिकली कुछ गैसेस को, देखिए गैसेस ऊपर नीचे आती जाती रहती हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशंस होता रहता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन 80 to 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जाती है तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डिसइंटीग्रेट हो जाती है। क्यों डिसइंटीग्रेट हो जाती है? क्योंकि जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पर यूवी बी एंड यूवीसी रेडिएशन, मैंने अभी बताया यूवी बी रेडिएशन जो है इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन जो यूवीसी रेडिएशन होती है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को डिसइंटीग्रेट कर देती है और दो ऑक्सीजन के मोनो एटम में, मतलब सिंगल ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट कर देती है। जैसे O2 यहां पर दिख रहा होगा, O2 दो सेपरेट मोनो ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो एक प्रकार हो गया जिससे ऑक्सीजन मोनो एटम में कन्वर्ट होती है। अब दूसरा क्या हुआ कि जब ट्रोपोस्फेयर में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे तो ट्रोपोस्फेयर में थंडरस्टॉर्म जैसी प्रोसेस होती रहती है। थंडरस्टॉर्म बेसिकली जो बिजली चमकती है वो ट्रोपोस्फेयर में ही ये सब होता है, ठीक है। तो जो यूवीवी और यूवीसी रेडिएशन है, एक तो इससे ऑक्सीजन का डिसइंटीग्रेशन होता है और दूसरा थंडरस्टॉर्म से जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जिससे ये दो ऑक्सीजन के सिंगल मोनो एटम में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन सबसे पहले सिंगल मोनो एटम में कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मोनो एटम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, ओजोन लेयर बना देता है। ओजोन लेयर और ये एम क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? अब देखिए, जब ये जुड़ते हैं O2 मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मोनो एटम जब रिएक्ट करके जुड़ते हैं तो एक एनर्जी और मोमेंटम प्रोड्यूस होता है इनके कोलिजन से। तो एम वही है, यहां नीचे दिख रहा होगा, एम डिनोट्स एनर्जी एंड मोमेंटम बैलेंस प्रोड्यूस्ड बाय द कोलिजन ऑफ O2 एंड O। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि O2 मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और सिंगल मोनो एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, ओजोन गैस बना रहा है। अब इस जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो
ये अभी हमने क्या देखा है, क्रिएशन ऑफ ओजोन लेयर देखा है। अब हम डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर देखेंगे नेचुरली, और जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी कि ह्यूमंस के द्वारा डिसइंटीग्रेट या फिर डिप्लीशन किया जा रहा है ओजोन लेयर का, वो भी हम देखेंगे। अब देखिए जो डिस्ट्रक्शन और डिप्लीशन ओजोन लेयर का हो रहा है, फर्स्टली तो ये नेचुरल प्रोसेस से होता है, ठीक है। मतलब दो टाइप से ओजोन लेयर डिस्ट्रक्ट होती है, यानी कि नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है। कैसे? नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है, क्योंकि ओजोन लेयर जितनी बनती है उतनी ही क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय। तो एक क्या क्रिएट होता है, एक बैलेंस बना हुआ होता है। लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स होता है, वो एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस से क्या हो रही है, ओजोन लेयर ओनली डिस्ट्रक्ट हो रही है, मतलब ओजोन लेयर ओनली डिप्लीट हो रही है। ये एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर ओजोन लेयर को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रही है, ओजोन लेयर अनस्टेबल हो रही है और पतली होती जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेचुरल प्रोसेस पढ़ेंगे। नेचुरल प्रोसेस से हमने क्रिएशन तो देख लिया है ओजोन लेयर का, अब हम नेचुरल प्रोसेस से ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन यानी कि डिप्लीशन देखेंगे। तो देखिए दो तरह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, एक तो ऑक्सीजन से। देखिए ऑक्सीजन से बनती भी है ओजोन लेयर, और ऑक्सीजन से ही ओजोन लेयर डिप्लीशन भी होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है उस पर जो सोलर रेडिएशन, जो यूवी सी रेडिएशन है वो पड़ती है, तो क्या होता है, दो मोनो एटम, 2O लिखा है मतलब O+O, सिंगल मोनो एटम बन जाता है ऑक्सीजन का, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब ऑक्सीजन और O2 मॉलिक्यूल से ये O3 बन जा रहा है, ठीक है, ये ओजोन गैस बन जा रही है। ये तो हो गया फॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा फॉर्मेशन। सेकंड में डिस्ट्रक्शन होता है। अब O3 देखिए, O3 भी दो टाइप से डिस्ट्रक्ट होती है, जैसे दो टाइप से क्रिएट हो रही है ना, वैसे ये दो टाइप से डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। एक तो देखिए यूवीसी रेडिएशन का, अब हार्मफुल रेडिएशन को रिफ्लेक्ट तो कर नहीं रही है, जो हार्मफुल रेडिएशन आ रही है ओजोन लेयर पर उसको रिफ्लेक्ट तो कर नहीं रही है, उसको एब्जॉर्ब कर रही है। तो एब्जॉर्ब ऐसे तो कर नहीं लेगी, रिएक्शंस होगी। तो जब O3 पर ये यूवीसी और यूवीबी रेडिएशन पड़ती हैं तो क्या होता है, रिएक्ट होके ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना देता है और एक सिंगल मोनो एटम ऑक्सीजन का बना देता है ये प्रोसेस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर O3 मतलब ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन ही तो हो रहा है ओजोन लेयर का, तो यहाँ पर O3 डिस्ट्रक्ट होके अल्ट्रावायलेट बी और सी रेडिएशन से O2+O बनाता है। एक प्रकार तो ये डिस्ट्रक्शन का हो गया, और दूसरा जो मोनो एटम है ऑक्सीजन का वो डायरेक्ट ओजोन गैस के साथ रिएक्ट होके दो मॉलिक्यूल बना देता है ऑक्सीजन का, मतलब सिंगल एटम, और ओजोन लेयर रिएक्ट होके क्या बना देते हैं, O2+O2 मतलब 2O2, यहाँ पर लिखा हुआ है 2O2, दो ऑक्सीजन के एटम बना देते हैं। तो ये तो ऑक्सीजन से कैसे ओजोन डिप्लीट होती है ये हमने देखा। अब हम देखेंगे ओजोन लेयर नाइट्रोजन से कैसे डिप्लीट होती है। तो नाइट्रोजन से क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो ऑक्सीजन के सिंगल मोनो एटम से मिलकर क्या बना देती है, 2NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड जब O3 के साथ रिएक्ट करती है मतलब ओजोन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बन जाता है, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो यहाँ भी नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट होकर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है। तो ये नेचुरली होता है। नेचुरली होता है मतलब अगर नेचुरली ही होता ये डिस्ट्रक्शन तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन साथ में एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस भी होने लगी। देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ये सब होना शुरू हुआ है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले ऐसी कोई एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस नहीं होती थी जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं होती थी। अब फाइनली हम ओजोन लेयर का डिप्लीशन देखेंगे जो कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी कि ह्यूमंस के द्वारा हो रहा है। जो भी एंथ्रोसेफियंस क्या होते हैं, एंथ्रो मतलब होमोसेफियंस, होमोसेफियंस के द्वारा ये जो प्रोसेस परफॉर्म की जाती है जिनसे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है उन प्रोसेसेस को एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। और ऐसे फैक्टर्स जो कि ये सब क्रिएट करते हैं ये प्रोसेस, उन्हें एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स बोलते हैं,
ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस मतलब जो एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट की जाती हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में क्या होता है, जो सीएफसी होता है, सीएफसी एक गैस होती है जो कि कहाँ से रिलीज होती है, ये स्प्रे एंड डिस्पेंसर से रिलीज होती है। जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जो फ्रिज होते हैं हमारे घर में, और जो एयर कंडीशनर्स एसी जो होती हैं हमारे घर में, ये सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करते हैं। ये आप छोटे से सुनते आ रहे हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है ड्यू टू सीएफसी। ठीक है। अब ये सीएफसी से तो डिप्लीट हो रही है, लेकिन कैसे डिप्लीट हो रही है, क्या ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनसे ये सीएफसी से डिप्लीट हो रही हैं। तो सबसे पहले देखिए ये सीएफसी होता क्या है, तो इट इज द रिलेटिवली सिंपल कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। सीएफसी क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन का रिलेटिवली सिंपल कंपाउंड है। सीएफसी का आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे कि सीएफसी का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब सीएफसी क्या होता है, सीएफसी ये घरों में से और स्प्रे कैन में से और रेफ्रिजरेटर, नॉर्मली रेफ्रिजरेटर घरों में ही होता है, शॉप्स पे और भी कई जगह पर होता है। तो ये रिलीज होते हैं। ठीक है। सीएफसी रिलीज होती है और ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाती है। ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में कैसे पहुंचती है, ऐसे तो पहुंच नहीं जाती है, ये वर्टिकल एटमॉस्फेरिक, जैसे ऑक्सीजन और बाकी की गैसेस पहुंचती हैं वैसे ही वर्टिकल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से जो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, सेकंड लेयर है, पहली ट्रोपोस्फेयर है और सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचने के बाद क्या होता है कि देखिए ये तुरंत नहीं पहुंच जाती हैं, इनको कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं नीचे से रिलीज होने के बाद स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचने के लिए। आगे और जब आप इसको मास्टर ऑफ कुछ भी करेंगे अगर आप जियोग्राफी से, उससे इससे भी डिटेल में आप ओजोन लेयर को डिस्कस करेंगे क्या कैसे और होता है। तो देखिए सबसे पहले सीएफसी रिलीज होके स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंची। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि ये यूवी लाइट मतलब सोलर रेडिएशन के साथ रिएक्ट होके क्या क्लोरीन के मॉलिक्यूल को अलग कर देती है। सीएफसी में देखिए जो क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन होता है वो तीनों ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करके ओजोन लेयर को अलग नहीं करते हैं, ओजोन गैस को, बट इसमें से जो क्लोरीन है सिर्फ वो अलग होता है और क्लोरीन फर्दर ओजोन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है, ओजोन लेयर को, ओजोन गैस को डिप्लीट कर देता है, मतलब डिसइंटीग्रेट कर देता है। तो सबसे पहले आप देखिए ये ओजोन इसका सीएफसी का स्ट्रक्चर है। इस पे नॉर्मली यूवी बी एंड जो यूवी नॉर्मली जो सबसे ज्यादा इफेक्ट जिस गैस का पड़ता है, जिस रेडिएशन का पड़ता है वो यूवीसी रेडिएशन है। यूवीसी रेडिएशन आप देख रहे होंगे ये इसके सीएफसी के स्ट्रक्चर पर पड़ी, मतलब सीएफसी के मॉलिक्यूल पर पड़ी। तो क्या हुआ, CCF2 बन गया इसमें से और Cl अलग हो गया। अब Cl ऊपर ही मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में घूमता रहेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही Cl अलग हो गया CFC से। तो अब Cl क्या करेगा, Cl ओजोन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, O3 मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, ClO एंड O2। तो यहां पर आप देख रहे हैं ओजोन लेयर यहां पर क्या हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई और क्या बन गई, ClO और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सीएफसी से एक तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में क्या होगा, जो सीएफसी रिलीज होता है उससे ओजोन डिप्लीट होती है, और लास्ट जो चीज है वो सुपरसोनिक जेट। सुपरसोनिक जेट क्या होते हैं, जो साउंड से भी डबल स्पीड में जो ट्रेवल करते हैं वो सुपरसोनिक जेट्स होते हैं। सुपरसोनिक जेट्स क्या होते हैं, डायरेक्टली स्ट्रेटोस्फेयर में NO मतलब जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड को डायरेक्टली स्ट्रेटोस्फेयर में छोड़ देते हैं। ठीक है, रिलीज होती है, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें से रिलीज होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होती है, O3 के साथ, O3 मॉलिक्यूल के साथ, मतलब O3 जो 3 एटम आइसोटोप है ओजोन लेयर का, वो उसके साथ रिएक्ट होती है और क्या बनाती है, NO2 एंड O2 ये बनाती है। फर्दर
NO2 एंड O मिलके क्या बना देते हैं, NO, मतलब फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्या हो रही है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो क्या कर रही है, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है। तो यहाँ पर हमने अभी एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस को देखा, कैसे एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस और कैसे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। फाइनली देखिए हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर धीमे धीमे नष्ट हो रही है। इसका क्या कंक्लूजन, कैसे हम इसको ठीक करें? देखिए ये ओजोन लेयर उन फैक्टर से डिप्लीट हो रही है जिनके हम हैबिचुअल हो गए, जिन चीजों की हमें हैबिट हो गई। अगर मैं आज के दिन आपसे कहूं कि आप फ्रिज रेफ्रिजरेटर का यूज करना बंद कर दें, आप एयर कंडीशनर एसी का यूज करना बंद कर दें, कंट्रीज से बोले सुपरसोनिक जेट्स उड़ाना बंद कर दीजिए, आप मोटरसाइकिल व्हीकल कार ये सब चलाना बंद कर दीजिए, क्या आप कर दोगे? नहीं करोगे। देखिए कहना आसान होता है, लेकिन जिस चीज के हम हैबिचुअल हो जाते हैं वो चीज को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आज लगभग हर घर में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, कई सारे घरों में एयर कंडीशनर भी है, एसी भी है, ठीक है। तो क्या होता है, ये आज के टाइम पे रोकना, इनको यूज करना बंद नहीं कर सकते हम। रेदर अगर इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं आ जाए, क्या कोई ऐसा व्हीकल बन सकता है जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना हो? क्या ऐसा रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर बन सकता है जिनमें से CFC रिलीज ना हो या फिर बहुत ही कम मात्रा में रिलीज हो? क्या सुपरसोनिक जेट्स में ऐसा कोई इंजन आ सकता है जिनमें से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज ना हो? तो देखिए अगर कंक्लूजन की बात करें तो हम इनको यूज करना स्टॉप नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। रेदर देन कोई एक रिवॉल्यूशन ना आए इन सब प्रोडक्ट्स में कि इनमें बदलाव हो और जो हार्मफुल चीजें रिलीज हो रही हैं वो हार्मफुल चीजें रिलीज ना हो। तो कंक्लूजन में यही है कि कोई अल्टरनेटिव चीज आनी चाहिए इसकी, जिससे हमें मतलब इसको स्टॉप भी ना करना पड़े यूज करना, और हम इको फ्रेंडली चीजें करते रहें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये क्लास अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और फर्दर ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल पर कनेक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।